जब लोग आपको जब मुस्लिमों का जब सपोर्टर बताते हैं और हिंदुओं के विरुद्ध बताते हैं और अलग अलग प्रकार के नाम, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि अरसुद्दीन कह देते हैं, इस प्रकार के जटमुल्ला कह देते हैं, इस प्रकार के नाम देते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, या क्यों कर रहा हूँ? मेरे दिमाग में ये आता है मैं किन भेड़ों के साथ लड़ रहा हूँ, किन भेड़ों के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों ना हम भी एक अच्छा नारा लगाए, जय श्री राम, अच्छा लाल पटका पहने, अच्छा लाल बाणा सिलवाएं, 1000-1200 रुपये में लाल बाणा तैयार हो जाएगा, लंबा हाथ तिलक लगाएं, सुबह शाम आरती करें। क्या ज़रूरत है काम करने की? घर पे बैठे आराम से एंजॉय करें हम भी, है ना। हम भी कहीं भी जाके नारे लगा दे मंदिर बनाओ। क्या ज़रूरत है? स्कूलों की तोड़ दो, कॉलेजों को तोड़ दो, यूनिवर्सिटियों को तोड़ दो। अगर मंदिर मस्जिद से ही देश का हाल होता है तो फिर मेरा मानना ये, घरों में मत रहो, हर चीज़ को मंदिर मस्जिद बना दो। भाई साहब बात ऐसी है, मेरा मानना ये है जो पाखंडवाद है वो धर्म को भी खा गया, संस्कृति को भी खा गया, शिक्षा को भी खा गया, स्वास्थ्य को भी खा गया, रोजगार को भी खा गया। मुद्दों तक लोगों की सोच को पहुंचने नहीं देते। हमारे जैसे कुछ आदमी अगर मुद्दों की बात करते तो उसको दे गाड़ियाँ दे गाड़ियाँ दे गाड़ियाँ, या तो कांग्रेसी बना दो, या उसको मुस्लिम बना दो, या पाकिस्तानी सपोर्टर बना दो, या बाहर से फंडिंग वाला बना दो। आपका जो फंक्शन था उस फंक्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सहारनपुर इन्फ्लुएंस के या मेवात इन्फ्लुएंस के लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या कुछ खास लगाव नज़र आता है आपका इस टाइप के लोगों के साथ? भ्राताश्री प्रेम नहीं पता कहाँ हो जाता है। आपको वो दिखाई दिया, आपको एक लड़का और दिखाई नहीं दिया जो मलोड पंजाब से आया हुआ था, सरदार जी था, रोहतास नाम था, ई रिक्शा चलाता है, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसका भाई नहीं है, भाई की मृत्यु हो चुकी है, 500 से 600 रुपये कमाता है वो ई रिक्शा चला के। वो लड़का यहाँ मेरे पास 3 दिन रुका। मैं जब घर के अंदर आया तो मैं पोछा लगा रहा था तो मेरे साथ उठा के पोछा लगाने लग गया और मेरे हाथ से छीन के, भाई ये क्या कर रहे हो आप? मैं बोला हम पर्दे के पीछे अपना काम स्वयं करते हैं भाई, आप हमारे लिए आए हो, आप हमारे मेहमान हो, रेस्ट करो। बोलने से भी नहीं माना। उस लड़के ने उठा के सारे शीशे साफ किए, 3 दिन घर में काम किया नौकरों की तरह। मेरे दिल दिमाग में से मतलब मैं स्वयं को कोसता रहा, मैं इसको ऐसा क्या काम दे सकता हूँ। वो लड़का ये बोल रहा है भाई मैं आपके पास रह सकता हूँ, अब मैं उसको ऐसा क्या काम दूँ, क्योंकि मैं खुद ही बेरोजगार हो रहा हूँ। जो वास्तविकता कहानी है वो ये है, मेरा घर कैसे चल रहा है वो मुझे ही पता है। जब आपके सारे खाते सील कर दिए जाए, आपका घर सील कर दिया जाए, आपका कारोबार जीरो कर दिया जाए, सिर्फ एक चीज़ को लेके कि आप सरकार के साथ क्यों नहीं चलते, आप सरकार के खिलाफ कैसे चलते हो। हालांकि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हूँ विचारधारा के खिलाफ। विचारधारा जो भी गलत होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। अब वो जो लड़का है उसकी एक लड़की है, मेरा दिल दुख रहा जिस दिन वो जा रहा था कि इस लड़के को ये उम्मीद है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं इसको काम दे सकता हूँ। मैं अब अंदर से इसको ये क्या दिखाऊं भाई, कर्जा पर्जा लेके वो घर बन तो गया। असली ज़िंदगी का, असली कहानी का तो मेरे को ही पता है। तो उस लड़के को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं थे। मेरे दिल दिमाग में न्यू आया, ये 3 दिन अपने घर होता तो शायद ये 500-600 रुपये कमा लेता। इसकी डैडी मर गई, इसके घर में चून या ई रिक्शा चलाया था। मैंने उसको जाते टाइम 3100 रुपये दिए, उसने मना कर दिया। पाजी मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। पाजी आप मेरी सेवा के लिए आए हो, लेकिन आपके बच्चे वहाँ भूखे हो गए, मैं आपके बच्चों का पेट नहीं काट सकता। ये सम्मान लगा लो या कुछ भी लगा लो। वो लड़का अपने घर चला गया। वो मेरे से पल पल की मैं उस एयरपोर्ट ले रहा था, पाजी आप कहाँ पहुँच लिए। वो मेरे को बताता है मैं यहाँ से अब ट्रक में बैठा हूँ। यहाँ से मैं उसकी भावनाएं समझ रहा था कि ये ट्रक में इसलिए बैठा है अपना किराया वगैरह बचाने के लिए। इस प्रकार की बातें करते वक्त आप इमोशनल, हाईली इमोशनल हो रखे हो। आंखों में लोगों को होंगे स्क्रिप्टेड कर रखा है सारा का सारा मामला। भाई मतलब सॉलिड आदमी, जबरदस्त आदमी, बॉडी बिल्डर और टाइप यूं दिखने लग रहा और इतना इमोशनल। पाजी गरीबी बहुत नजदीक से देख रखी है, गरीब की क्या हालत होती है ये अच्छे से जानते हैं। एक गरीब का क्या दुख दर्द होता है वो बड़े अच्छे से जानते हैं। अंदर से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कटने से नहीं डरता। मेरे जीवन का हर एक ड्रीम पूरा हो गया। मेरा ये आखिरी ड्रीम था मेरे परिवार के लिए घर बना के देना, ताकि मेरे बच्चे ये ना कोसें मेरी पत्नी पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा रोती है। वो इसलिए
उसको 1 मिनट का ही नहीं पता मेरे पति के साथ क्या हालात हो जाए। और घर से निकलता हूं, कभी ये नहीं पता होता मैं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा। मेरी पर्सनल किसी के साथ दुश्मनाई नहीं है। मैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हम नहीं देख सकते ये चीज। किसी ने बोल भी नहीं रखा कि भाई तू समाज की लड़ाई लड़, लेकिन ये हमारा अधिकार है। मैं गरीब आदमी को नहीं देख सकता, वो भाई अपने घर जा चुका, उसके पीछे की बातें वो मेरे दिल दिमाग में घूम रहा है, मैं उसके लिए कर क्या सकता हूं। मेरी यही सोच मेरे को परेशान करती है। इसी चीज ने मेरे को अमीर नहीं होने दिया। भाई साहब, जब इतनी बड़ी सोशल मीडिया मेरे पास है, मैं भी किसी चीज का प्रचार कर सकता हूँ, रोज के 1-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ प्रचार करके, जो मेरा अधिकार भी है। मैं भी कुछ भी बेच सकता हूँ किसी के बाहर जाके, किसी के घर जाके। आज तक हर चिकारा किसी भी प्रोग्राम में जाके 1 रुपया अपने घर लेके नहीं आया, दे के आया है। अब मैं प्रोग्रामों में इसीलिए नहीं जाता, मेरे पास तेल के पैसे नहीं है, अपने घर बैठा हूं। रही चंदे से घर चल रहा था। जब तक चढ़ाई चली किसी से चंदा नहीं लिया, जितनी मदद दे थी वो करनी बंद कर दी। मेरा नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान उन बहनों का हुआ जो मेरे घर के बाहर आके मेरे को गालियां दे देखे गई है। एक तेरे से उम्मीद थी भाई तू भी फोन फोड़ना में अच्छा लग गया था, तू भी उन चोरा जैसा चोर है जैसे नेता मंत्री हो। अब ये गाली जब आपके सामने देकर जा हुए और खड़ा खड़े आप सुनो हो और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो पता क्या होता है, आप इसकी आखिरी उम्मीद थे, आपने इसकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। ये दुख होता है अंदर से, कर भी क्या सकते हैं पाजी। आपको नहीं लगता आप जैसे इमोशनल आदमी कभी एमएलए, एमपी, पॉलिटिशियन बन पाएगा? एक्सट्रीमली इमोशनल। सपने सारे खत्म हो चुके हैं असलियत में, सपना नहीं है कोई भी। एक यो जो समाज को लेके था, यो अब ये घर के ताले लगे, ये चीजें हुई ना, खत्म हो गए हैं। क्योंकि लोगों के जो हालात देखे ना, मतलब किसी के ताला लगने पे इतनी जो खुशी देखी उनकी आंखों में। चलो ठीक है, जो भी है सबकी अपनी सोच होती है, दुश्मन के घर भी ताला नहीं लगना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी पूरा किया है, पूरा जोर लगा के सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया सपोर्ट से भी उतना ही भरा था। मैंने आपको ये बोला 20% आदमी ऐसे हैं जो असलियत को समझते हैं, जो जागरूक है, जो जिंदा दिल हैं, जो किसान नेता है, किसान योद्धा हैं, या किसी आंदोलन में लड़ते हैं, या हमारे खाप सरदारी के चौधरी हैं। वो अपने बच्चों के लिए हर वक्त स्टैंड लेंगे। वे आदमी हैं, लेकिन वे 20% है। उनकी लड़ाई 80% के साथ है। पाजी, मैं हर महीने 3, 4, 5 तो तारीखें भुगतता हूँ। मेरी जितनी जो भी तारीखें, मेरा पर्सनल कोई केस नहीं है, 751 का मुकदमा भी नहीं मेरे पे, समाज को लेके हैं सब। हर महीने हरासमेंट होती है। घर के बाहर कब सीआईडी आ जाए, कब पुलिस आ जाए, या कब कौन सा विभाग आ जाए, पता नहीं चलता। हम घर के बाहर पानी भी फेंक देते हैं, वो भी दूसरे तरीके से देखा जाता है। जब हम जिस 2238 मकान में रहते थे, उसका मंथली महीने का 4000 रुपये भी लाया करता। 2022 के अंदर जब पहली बार रेड पड़ी तो उस मीटर को भी उखाड़ के दूसरा मीटर ला कर गए। हमने बोला भाई ये मीटर क्यों उखाड़ा, इसका कारण क्या है? बोले ऊपर से आदेश, ऊपर पूछो। हम बिल भर रहे हैं पूरा, तो मीटर उखाड़ने का क्या वो? जब ऊपर किससे पूछे, ऊपर जाके पूछा तो ऊपर का जवाब ये था भाई और ऊपर सरकार से पूछो, सरकार के आदेश है। लास्ट अंतिम पड़ाव जहाँ था वहाँ पूछा भाई किस लिए मीटर उखाड़ा, तो उनका जवाब ये था भाई आपका बिल कम आता है। वो मीटर लगा के गए जिससे हमारा बिल मंथली को चलाए ना चलाएं 60 से 65 हज़ार रुपये आया था। मतलब हर तरह की हरासमेंट जेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर जिन लोगों को लगता है चंदे के सारे हर शिकारा चल रहा, तो अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। उसके अंदर लालच होता, लोभ होता। लालची आदमी हर चीज़ में पैसा ढूंढता है। अपनी सोशल मीडिया से मैं पैसा कमाता, लोगों की ऐड करके मैं पैसा कमाता, 2 नंबर के काम करके मैं पैसा कमाता। कौन सी स्टेज ऐसी आएगी लास्ट जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लोगे कि मतलब इस हद तक तो मैं रुकूंगा और इस हद तक इसके बाद मैं कर ही लूंगा फाइनली बीजेपी ज्वाइन? इससे आगे क्या स्टेज लेके आओगे आप? जिन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ पिछले जो 2 महीने हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपके घर के बाहर 103 से 4 गाड़ी आ जाती हैं।
सरकारी अधिकारियों की, जो आपके 7 साल 8 साल के बच्चे से भी गंदगी से ये पूछती हैं तेरा बाप कहाँ है, जो एक मेरी पत्नी को फॉलो करती हैं घर से बाहर निकलते ही, उसके सामने का डेढ़ा के उससे पूछती हैं कहाँ गया वो पंचायती, उसके साथ मैं वो वल्गरिटी यूज नहीं कर सकता, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस दुख को मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता। इतना होने के बाद तो आदमी कर ही लेता है कि चलो पटका पहन ही लो बीजेपी का। अब तो एक कहावत है जो हमारे अपने लाला जी होते हैं उनके बड़ों से सुनिए कि पुत मर जाए रोजगार ना मरे। यानी कि बच्चा जो होगा वो दोबारा पैदा हो सकता है, रोजगार दोबारा पैदा नहीं होगा। मेरा रोजगार भी खत्म कराया गया है, मेरी हर चीज पर ताला लगाया गया है। घर के ताले की कहानी का पता है आपको? क्या पता है? आपके घर पे ताला लगा दिया था प्रशासन ये ने? क्या पता हुआ, ये तो सभी को पता है। कहानी का लगाया क्यों था, कारण क्या था? हाँ, एक चीज ने मेरे को निगम वाला नोटिस कुछ एक चीज ने मेरे को बड़ा सपोर्ट कराया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी सोनीपत की जो पुलिस है ना, पुलिस प्रशासन ने हमारे को परेशान नहीं किया 1% भी। उनको पता था कि ये एक जो भी ऊपर का दबाव है, अपराधी नहीं है ये। उन्होंने पूरे से भी ज्यादा सपोर्ट किया मेरी अभी पूरी तो कह रहे थे फैमिली कि आपकी पत्नी को पुलिस वालों ने को। कहा। एक पुलिस वालों ने नहीं कहा, मैंने बोला अधिकारियों ने। अधिकारी एक ही तरह के नहीं होते। अब सिविल ड्रेस में कौन अधिकारी आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे पता लगेगा आपको? आपके घर के बाहर बोलोरो गाड़ी आ गई, 4-5 आदमी उतर गए, सबकी ड्रेस सेम है सिविल, क्या पता आपको कौन सा क्या है, ये किस प्रकार के अधिकारी हैं? आप सामाजिक कार्य कर रहे हो, आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्रिमिनल ऐसे ट्रीट थोड़ी होते हैं, क्रिमिनल तो अच्छे से रहते हैं। क्रिमिनल होते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बात सीधी सी ये है, जिस इंसान की कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी होगी वो किसी भी राजनेता को अच्छा नहीं लगता। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है स्वयं का वजूद, खुद की बैकबोन मजबूत होना। उन लोगों को मेरी बैकबोन मजबूत लगती है, फिर वो मेरा बैकग्राउंड देखते हैं, इसका बाप दादा काका कोई बड़ा नेता अधिकारी रहा है? जी नहीं। इसका बाप मजदूरी करता था, ये भी मजदूरी करता था, इतनी नीचे से उठ के आए तो ये कैसे ऊपर चला जाएगा? फिर आप पे प्रेशर बनाते हैं। आपको एक बात आज बता देता हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो आपको आम घर से उठ के आए तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। आपके अंदर अगर हुनर होगा तो जनता आपको नेता बनाएगी, और जनता जब आपको नेता बना देगी जब वो पार्टी आपके पैरों में आगे बैठेंगी। लेकिन वहाँ तक का जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वहाँ तक आप जिंदा रह पाते हो या नहीं, क्या पता कितने अरमान, कितने नेता, कितने मंत्री ऐसे ही कुछ ले गए, मारे गए। अब क्या मैंने एक बात बोली थी, आपने शायद उस बात पे गौर नहीं की। 11 फरवरी को मेरे घर का उद्घाटन, उसके बाद ये नहीं पता घर 2 दिन का या 3 दिन का। जी। मेरे ऊपर क्या प्रेशर है, मैं 26 फरवरी तक एंट्री सेफ्टी बेल पे हूँ, अग्रिम जमानत पे। आज आपके सामने ये बातें पहली बार बोल रहा हूँ, किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता, किसी सामाजिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता, कुछ भी मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, ये मेरे पे पाबंदियाँ हैं। फिर भी मैं आपके सामने बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। ये सब वो नोटिस जो चिपकाया गया वो 2 जनवरी को लगाया गया था, थोड़ा नोटिस पे बात कर लेते, यानी कि घर को सील। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, उस वीडियो में अंधेरा नजर आता है। जी, सुबह की बात लगती कि सुबह सुबह की वो है, बात रात की है। अब बात क्या है, 2 जनवरी को आप कानून के जानने वाले भी हो, अच्छे पढ़े लिखे भी हो, मैंने आपको देखा है, नोट किया, छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च करते हो। 2 जनवरी के दोपहर के 2 बजे ग्रैप 3 जो लगा था प्रदूषण फैलाने की चीज़ें, 2 बजे वो हटा दी गई थी सोनीपत के अंदर, ज़्यादा धुंध के कारण 2 बजे हटा दी गई थी। ग्रैप 3 जो है उसके आड़ में या उसका बहाना लेके अपना जो घर, अपने घर पे जो नोटिस लगाया गया वो लगाया गया था शाम के टाइम,
एक्चुअल टाइम क्या वो मुझे नहीं पता, रात का टाइम था। अब वो नोटिस जब चिपकाया गया उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि ग्रेप 3 लग रहा है, इससे प्रदूषण फैलता है। मेरा जवाब ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है दिवाली पे। जब हमारा काम ही पूरा हो चुका है तो प्रदूषण किस चीज़ से फैलता है? उनका जवाब ये था कि प्रदूषण जो फैल रहा है वो फैल रहा है जो पेंट करते हो आप लोग, उससे भी धूल उड़ती है। मेरा सवाल ये था पेंट तो हो ही नहीं रहा कहीं। आपको भी पता होगा इतना तो कि 5 बजे के बाद सर्दियों में कोई भी मिस्त्री मजदूर काम नहीं करता, अपने घर चले जाते हैं, उनका टाइम 5 बजे का होता है जी। और जब वो रात के टाइम वो काम ही नहीं करते तो धूल किस चीज़ से उड़ रही थी? या तो उनको काम के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया हो, या आप लोगों ने पहले कोई नोटिस जारी किया हो, तभी तो ताला लगा सकते होगे। ताला लगा दिया। ताला लगने से पहले की बात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। 2 जेसीबी घर को गिरने के लिए आ गई थी 2 दिन पहले। नए साल पे मेरे को एक गिफ्ट दिया जा रहा था, यानी कि शायद 31 दिसंबर की बात हो। समस्या ये आती है जो वहाँ जेसीबी लेके आए हुए थे वहाँ के ये देखते हैं इस मकान का मालिक हर्ष चिकारा है ही नहीं, गिरोगे किसको? मालिक तो आरती है कोई। बोले अब आरती का हर्ष के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढो। अब आरती का हर्ष के साथ कनेक्शन ढूंढते, कहीं बहन तो नहीं लगती, बीवी तो नहीं लगती, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिलता। नहीं जी, ये तो रिश्तेदार है। अब उनको ये हो गया मकान तो घेर दोगे, आरती रहती है यूके में, वहां से यूके से उन्होंने केस फाइल कर दिया या ऐसा कोई कदम उठा लिया, क्योंकि लड़ना मेरे को अच्छे से आता है। इस चीज को देखते हुए उन्होंने सोचा ज्यादा बड़ा पंगा हो जाएगा, आप वापिस भेज दो। उन्होंने वो जेसीबी वापिस भेज दी। लेकिन उनके दिल दिमाग में एक बात रही, बंद करना है तो करना कैसे है। उन्होंने फिर 1 तारीख को छोड़ के 2 तारीख को उसको सील कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि कुछ कागजात है जो आपको दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। मेरा परिवार डेली कागज लेके डॉक्यूमेंट लेके जाता है। हमारी जहाँ पे ज़मीन है नगर निगम के अंदर आती है, रेजिडेंशियल एरिया है, मयूर विहार की रजिस्ट्री हो रखी है। रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ मयूर विहार, जो कि अप्रूव्ड कॉलोनी है। रजिस्ट्री है, इंतकाल है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी का जो टैक्स भरा जाता है वो है। तो मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उसको खोला नहीं गया। बार बार हर जगह हमने धक्के खाए। फिर मेरे लिए तो पूजनीय है भाई, भगवान से कम नहीं है। एक तो गुरुनाम चढ़ूणी जी, राकेश टिकैत जी मेरा भाई, और अन्य जितने भी किसान नेता, मतलब इन 2 का नाम स्पेशल क्यों ले रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले जितने भी किसान नेता, जितने भी खाप पंचायत के चौधरी, जितने भी जिंदा दिल आदमी हैं, उन सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुहिम चलाई और ये लगाए तो एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है इसको, कहीं बड़ा मुद्दा ना हो जाए, फिर उसको ऑटोमेटिकली अपने आप रात के टाइम किस टाइम खोल के गए हमें नहीं पता, वो खोल दिया। अब वो खोल दिया तो खोलने के बाद बड़ी चीज जो सामने थी वो ये थी कि किसी भी टाइम इसको घेर सकते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता, मुकदमा चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना एडवोकेट से, वकील से पूछे या उनकी सलाह मशुरा करे बगैर बोल नहीं सकते। लेकिन आप ये मत समझना कि वो मकान पक्का है। वो मकान ऐसा है उसको किसी भी टाइम गिराया जा सकता है। अब मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किया तो अपना संपूर्ण भाईचारा बुलाया। भाई दुख में तुम साथ खड़े थे तो खुशी में भी तुम ही होगे। वे आदमी आए, उन्होंने वहाँ अपनी खुशी मनाई। अब उस खुशी से भी लोगों को जलन होगी, इतना आदमी किस लिए बुला लिया, इतना आदमी कैसे आ गया। अब लोगों का ये कहना, अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री बड़ी रैली करता है, वहाँ भी 60-70 हज़ार आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ एक घर के मुहूर्त में 60 हज़ार आदमी आ गए। 60 हज़ार आदमी वो जो मकान को देखने के लिए आए। सुबह 6 बजे मैं वहाँ खड़ा हुआ था, रात के 11 बजे तक, यानी कि 12 और 5 17 घंटे मैंने खड़ा होके सभी के साथ फोटो लिए हैं, जितना मेरा भाईचारा था।